दोस्तों नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। जिस गंभीर मुद्दे पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसमें आपको जागरूक होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां ऐसी हैं कि जिसका रास्ता शायद सरकार के पास भी ना हो। इसीलिए आपको इसमें योगदान देना शायद जरूरी हो। आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं वो बहुत सिंपल है। गिरता रुपया चढ़ता तेल, क्या इसने बिगाड़ा मोदी जी का खेल? इस बात को आज हम ध्यान से समझेंगे कि कितना बड़ा असर होने वाला है भारत के बजट पे। हो सकता है सरकार को बहुत सारी सुविधाएं काटनी पड़े और अगर सरकारें सुविधाएं नहीं कम करेंगी तो हो सकता है सरकार पे कर्ज का बोझ और बढ़ जाए और हो सकता है कि अगले 2-3 साल, अगले चुनाव तक तो हम किसी तरह से गुजारा कर लें। उसके बाद आने वाली सरकारों के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ साथ ये भी कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा कि क्या रास्ता है, क्या सुझाव है, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। सबसे पहले हम आज चर्चा करते हैं कि किस तरह से तेल के दाम पिछले 1 साल में बदले हैं। अगर हम ये मान के चलें, 1 साल में पहले करीब $65 के आसपास तेल था। ईरान युद्ध के समय 110 के ऊपर चला गया। जैसे ही एमओयू साइन हुआ, वापस तेजी से पुराने रेट की तरफ आने लगा। लेकिन जब ट्रंप साहब ने दोबारा आक्रमण शुरू किया, अब दाम वापस बढ़ने लगे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं ₹70 के आसपास क्रूड की, और आज जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 85 के आसपास, कि भारत पे ये $15 का जो फर्क आया है इस पे क्या असर होगा और अगर ये रेट और बढ़ता है और ज्यादा घातक और खतरनाक परिणाम होंगे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, इसको समझना जरूरी है। दूसरा मुद्दा दोस्तों, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है गिरता हुआ रुपए। इस समय रुपए की जो कीमत है डॉलर के मुकाबले, वो अपने लाइफ टाइम में सबसे कम के आसपास। इतना ज्यादा रुपए पहले कभी इतिहास में नहीं गिरा था। इसका मतलब ये है कि भारत का रुपया इस समय अगर हम देखें तो ₹96.65 के आसपास है। जब भी आप इसको देखेंगे नेट पे आपको कोई और नंबर दिखेगा, लेकिन मैं उदाहरण के लिए ₹96.65 लेके कैलकुलेट कर रहा हूं। 1 साल पहले अगर हम देखें तो ये रुपया जो था ये करीब ₹86 के आसपास था, और इसको अगर हम ध्यान से देखें तो रुपया करीब 12.25% गिर चुका है। 1 साल में 12.25% रुपया गिरने का मतलब है स्थिति बहुत तेजी से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और ऑन एन एवरेज अगर हम पिछले 25 साल का हिसाब देखें तो रुपया करीब 3 से 3.5% सालाना की दर से गिरता था। लेकिन इस बार जो रुपया गिरा है वो 12.5% गिरा है। 12.5% तो आपको भारत में एफडी नहीं मिलता। आपको बहुत सारी स्टॉक मार्केट में कंपनियां भी इतना रिटर्न नहीं देती जितना आपका रुपया गिरा है। तो आज जो हम कैलकुलेशन करेंगे कि इस पूरी डेवलपमेंट का भारत का जो बजट है उस पे इसका असर क्या पड़ेगा और किस तरह से भारत की आर्थिक स्थिति के लिए चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। आज जो मैं आपके सामने आंकड़ा लाया हूं वो बजट, जो यूनियन बजट था 2025-26 का, उसको मैं सामने रखूंगा और फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल इस पे क्या असर होने वाला है। आज का जो आंकड़ा है, जैसा मैंने आपको कहा, ₹96.65 और $85 पर बैरल का जो आंकड़ा है, ये मैंने आधार लिया है। और 1 साल पहले जो ये स्थिति थी कि जो रुपया था वो ₹85 था और तेल के दाम 70 थे। ये दोनों आंकड़े जो बदले हैं, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप किसी भी व्यापारिक क्षेत्र में हो, इसका असर आपके व्यापार पे होगा ही। आप चाहे इंपोर्ट कर रहे हो, आप चाहे एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, चाहे बैंक से लोन ले रहे हो, व्यापार कर रहे हो, आप इस डेवलपमेंट से अछूते नहीं रह सकते। आपको अगर सब्सिडी मिल रही है
तब भी आप इससे अछूते नहीं रह सकते। अगर आप विदेश में रहते हैं या आपके बच्चे विदेश में रहते हैं या आपके पास विदेशी मुद्रा है, हर चीज पे इसका असर आएगा। इसीलिए इसको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन की। ये जो दो पैरामीटर बदले हैं, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या असर आया है। जैसा मैंने आपसे कहा कि 96 रुपए 65 पैसे और 85 रुपए का जब क्रूड है, तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो जो हमें बैरल मिलता है रुपए के करेंसी में, वो मिलता है 8,215 रुपए पर बैरल। ये आज हमारे सामने रेट है। यही चीज एक साल पहले जब 70 रुपए का बैरल था और 85 रुपए करेंसी थी, ये हमें पड़ता था करीब 59,050। ये हमारा रेट बैठता था। मतलब एक साल में हमें इस समय तेल के 2,265 रुपए पर बैरल एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इस समय 38% रेट हमको ज्यादा देना पड़ा है। गिरती हुई करेंसी और बढ़ता हुआ रेट। ये तब है जब मैंने $85 का रेट लिया है, आज तो ऑलरेडी 90 के आसपास पहुंच रहा है। और अगर ये लड़ाई जारी रही तो जैसे जैसे रेट बढ़ेगा और जैसे जैसे रुपया गिरेगा, आप समझिएगा कि चुनौतियां कितनी गंभीर होती जाएगी। इसीलिए ध्यान से देखिएगा जो मैं आज आपको बता रहा हूं। आज हम बात कर रहे हैं ऑयल शॉक्स की। पहले क्या होता था, जो मैंने आपको पहले बताया, हमें पड़ता था क्रूड करीब 37 रुपए 42 पैसे के आसपास। क्रूड की बात कर रहा हूं। आज हमें वही क्रूड पड़ रहा है करीब 52 रुपए के आसपास। 14 रुपए 25 पैसे हमें एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसी तेल के। यह भी रिफाइंड पेट्रोल नहीं है, ये क्रूड है। अब ये 14 रुपए 25 पैसे, अगर हम इसको ध्यान से देखें, इसका भरपाई कौन करेगा? किसको देना चाहिए एक्स्ट्रा ये कॉस्ट? क्या कंज्यूमर देगा? क्या सरकार एब्जॉर्ब करेगी? या रेट बढ़ाएंगे? ये पैसा कहां से आएगा? क्योंकि किसी को तो देना है। और भारत सरकार ये कह रही है कि हमने रेट नहीं बढ़ाए हैं। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आपको कम से कम 15 रुपए के आसपास रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो लोगों ने कहा था नहीं, आप कंज्यूमर के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं बात किसी के खिलाफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लागत की बात कर रहा हूं। क्या लागत मूल्य भी सरकार वसूल नहीं कर सकती? और मान लीजिए इसका असर महंगाई पे आता है, तो सरकार ये लागत मूल्य कहां से लाएगी? इसका मतलब ये है कि सरकार को बैंक से लोन लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, ताकि ये लागत मूल्य चुकाया जा सके। और तो कोई रास्ता नहीं। या तो जो खरीद रहा है वो दे दे, या उसके बिहाफ पे सरकार उधार लेके तेल खरीदती रहे। दोनों के खामियाजे क्या हैं, इसको भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं कि भारत में इस समय जो हम तेल खरीद रहे हैं, इस 14 रुपए का असर भारत के बजट पे कितना पड़ने वाला है? भारत में करीब 4.5 मिलियन बैरल पर डे की खपत है। साल में हम करीब 1.65 बिलियन बैरल तेल खरीदते हैं। एक साल पहले जब हम यही तेल खरीदते तो हमारा जो खर्चा था वो करीब 9.25 लाख करोड़ के आसपास आता था तेल की खरीद का। ये हमारी कॉस्ट थी। अब जब रेट बढ़ गए और रुपया गिर गया, ये कीमत बढ़ गई 13.5 लाख करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि 3.25 लाख करोड़ रुपए जो एडिशनल खर्चा है, छोटी अमाउंट नहीं है, 3.25 लाख करोड़ रुपए, ये कहां से आएंगे? 3.25 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास तो है नहीं, कंज्यूमर देना नहीं चाहता, तो कहां से आएंगे? फिर एक ही रास्ता बचता है कि सरकार उधार ले। ऑलरेडी सरकार करीब 15-16 लाख करोड़ रुपए उधार ले रही। अब उसके अंदर आप ये जो महंगाई हुई है 4 लाख करोड़ और जोड़ दीजिए, तो भारत सरकार को अगर रेट नहीं बढ़ते हैं पेट्रोल के, इस बार बाजार से 20 लाख करोड़ रुपए उधार लेना पड़ेगा। और बगैर ब्याज के तो वो होगा नहीं, तो ब्याज कौन देगा? और अगर टैक्स कलेक्शन होता है उसको अगर ब्याज में दे दिया जाए तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? फिर जो आपको फ्री राशन मिलता है, फ्री स्कूल की हम बात कर रहे हैं, फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, चुनावी वादों की बात कर रहे हैं, ये कैसे पूरे होंगे?
सोचिए इसके बारे में। चुनौती बहुत गंभीर है। हम अभी और चर्चा करेंगे और डेटा आपको दिखाऊंगा। अब सवाल इस बात का है कि ये 4.25 लाख करोड़ रुपए जो हम ले रहे हैं, अभी जो सिर्फ क्रूड की हम बात कर रहे हैं, इससे भारत के बजट पे असर पड़ने वाला है। अब इसके अलावा सब्सिडीज भी हैं। अभी तक बजट के अंदर हमने सब्सिडी रखी हुई थी करीब 2,28,000 करोड़ की, लेकिन जब तेल महंगा हो गया, हर चीज अगर महंगी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, क्योंकि अनाज उठा के ले जाना है, वेयर हाउसिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर कॉस्ट है, ये सब बढ़ेगी। तो उम्मीद ये है कि करीब 15 से 25,00,000 करोड़ रुपए का एडिशनल कॉस्ट आएगा, क्योंकि रेट बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ जाएंगे, लेबर के दाम बढ़ जाएंगे, ओवरऑल महंगाई बढ़ेगी। तो जो आप पहले 2.25 लाख में काम करते थे, वो आपको 2.5 लाख के आसपास पहुंचाना पड़ेगा। तो 25,000 करोड़ रुपए आपको एडिशनल यहां देना पड़ेगा। फर्टिलाइजर सब्सिडीज, अभी हम बात कर रहे थे सिर्फ क्रूड की, जो हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो फर्टिलाइजर है वो भी आयात करते हैं और उसमें भी सब्सिडी देते हैं। वही अगर आंकड़ा मैं यहाँ प्रोपोर्टा में लूं, तो जो हम करीब 1,86,000 करोड़ की सब्सिडी देते थे खेती में, वो बढ़ के हो जाएगी 2 लाख से लेकर 2,20,000 करोड़ रुपए। मतलब यहाँ पे भी करीब 30 से 35,000 करोड़ रुपए का एडिशनल कॉस्ट बैठेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है वो भी क्रूड से बनती है। क्रूड के दाम बढ़ गए, रुपया गिर गया, कुल मिला के वहां 38% का असर आया, तो 30, 35, 40% का असर तो यहां भी आएगा। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो सब्सिडी आपकी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो एलपीजी है, अभी हमने इसका बजट रखा था, उसमें भी उम्मीद ये है कि करीब 50,000 से 1 लाख करोड़ का असर एलपीजी पे आएगा। इसीलिए आपने देखा होगा एलपीजी के दाम सरकार ने बहुत तेजी से बढ़ाए, खासकर कमर्शियल एलपीजी के रेट। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप टोटल देखते हैं इन तीनों हेड्स को लेकर, तो करीब 5 से 5.25 लाख करोड़ रुपए का आपको यहां पे सब्सिडी बर्डन बढ़ता हुआ दिख रहा। कितना? 5 से 6 लाख अंदाज मान लीजिए आप। तो 5 से 6 लाख अगर आपकी सब्सिडी हो जाती है, और आपने तो प्रोविजन किया था 4,15,000 का, और अब आपको देना पड़ रहा है करीब 5.25 लाख, तो कितना बढ़ गया? 1.5 से 2.25 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी आपकी यहां बढ़ गई। तो 1.5 से 2.25 लाख रुपए यहां बढ़ गए, और जो हमने ऊपर देखा था करीब 4.25 लाख यहां बढ़ गए। अब इन दोनों को आप जोड़ देते हो तो करीब 5.5 लाख के आसपास बैठ जाता है। अब इसका असर क्या होगा? 5.5 लाख करोड़ रुपए का असर अगर आपके बजट पे पड़ रहा है, तो आपको दोबारा रुपए को बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि 5.25 लाख करोड़ रुपए का आपको एक्स्ट्रा डॉलर लाना है, और डॉलर आप नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स से ज्यादा इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, और जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें 70% इंपोर्टेड कंपोनेंट है, तो उसका पूरा फायदा आपको मिल नहीं रहा। इसका मतलब यह है कि आपको 5 लाख करोड़ के डॉलर और चाहिए। इसका मतलब रुपया और गिरेगा। क्रूड के रेट, जब रुपया गिर रहा है तो क्रूड और महंगा लगेगा आपको, और अभी तो ये 38% है। अगर मान लीजिए ईरान वॉर चालू हो गया और ये रेट और बढ़ने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि जो 38% का असर है ये बढ़ने लगेगा। और जो अभी हम बात कर रहे हैं एडिशनल 4.25 लाख की, सिर्फ क्रूड की, $1 अगर रेट गिरता है तो आप ये मान के चलिए आपको कम से कम $1 बिलियन का असर पड़ता है। अब $1 बिलियन का अगर आप पे असर पड़ेगा $1 बढ़ने से, तो अगर $10 का रेट बढ़ गया तो $10 बिलियन आपको एक्स्ट्रा देने पड़े। ये स्थिति भारत की होती जाएगी। इसका असर पड़ेगा करंट अकाउंट डेफिसिट पे। और अगर हम आगे बात करें इस पूरे प्रोसेस को लेकर, तो यहां पे हम ये भी देख रहे हैं कि जो एलपीजी सब्सिडी है वो बढ़ रही है, फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ रही है, फूड सब्सिडी बढ़ रही है। इसका असर ये है कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ेगा। इन्फ्लेशन, क्योंकि जब तेल महंगा होगा और हम
सारा वसूली बैंक से लोन लेके करेंगे तो देश का दिवाला निकल जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो कंज्यूमर पे पास ऑन करना पड़ेगा। जब तेल महंगा होगा तो महंगाई होगी, वो भी हमें देखने को पड़ेगी। और साथ ही जो अभी हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई इंटरेस्ट रेट कम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो इंटरेस्ट रेट कम नहीं होता है। इसका असर पड़ेगा आपकी जीडीपी पे। और रही बात कि एक फायदा मिलेगा जिसके बारे में अक्सर मेरे जो दर्शक हैं वो बोलते हैं कि आप एक्सपोर्ट का भी तो फायदा होगा अगर रुपया गिरता है, तो होगा मात्र 30%, क्योंकि हमारा जो एवरेज इंपोर्ट कंपोनेंट है एक्सपोर्ट में वो करीब 70% के आसपास। जितना जेम्स एंड ज्वेलरीज हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 90% आयातित कंपोनेंट है। जितने हम मोबाइल फोन एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 80 से 85% इंपोर्टेड कंपोनेंट। हम सिर्फ लेबर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पार्ट्स हम सब बाहर से मंगाते हैं, तो उसका पूरा फायदा आपको नहीं मिलेगा। इस बात को समझना होगा। तो और एक क्षेत्र जहां पे हम आईटी की बात करते हैं जिसका हमें फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा, कोई शक नहीं। लेकिन जिस तरह से एआई की इंट्रोडक्शन हो रही है, एआई ने आईटी सिस्टम के मार्केट को तबाह करने का फैसला किया है। आने वाले समय में इसमें भी हमें मौके तलाशने होंगे और जो ऑयल की डिपेंडेंसी है वो हमारी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है। अगर हम इसका फाइनल असेसमेंट देखें, जैसा हमने आपके साथ चर्चा किया कि करीब 3.25 लाख तो हमारा जो तेल का बिल है वो बढ़ गया, और जो उसके कारण जो महंगाई बढ़ी और जो अब हमें सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, अगर हम उसको भी जोड़ें तो करीब 2.25 लाख के आसपास वो सब्सिडी बिल भी हमारा बढ़ेगा, क्योंकि फर्टिलाइजर हम आयात कर रहे हैं। जो तेल के महंगे होने से जो फूड सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी उस पर असर आएगा। जो हमारे यहाँ एलपीजी की सब्सिडी हम देते हैं, बाकी जो सब्सिडियां हैं वो अगर हम उसको जोड़ें तो करीब 1.5 से 2.25 लाख रुपए की एडिशनल सब्सिडी हमें देनी पड़ेगी। अब अगर हम दोनों चीजें जोड़ दें, बाकी जो इन्फ्लेशनरी असर होगा मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन कर रहा हूं कि बढ़ते हुए तेल और बढ़ती हुई सब्सिडी के कारण हमें करीब 5.5 से 6.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास एडिशनल कॉस्ट बैठ सकती है। ये एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ये तब कि तेल के दाम और ना बढ़े और रुपया और ना गिरे। अगर रुपया और गिरता है और तेल के दाम बढ़ते हैं तो जो आज हम बात कर रहे हैं 5.25 लाख करोड़ की, ये 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। तो आज की स्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि 5.25 लाख करोड़ रुपए इस समय हम सब्सिडी की या एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, ताकि हम महंगाई, जो हमारा महंगा तेल आ रहा है वो और सब्सिडी का बिल चुका सके। भारत सरकार ऑलरेडी करीब 14 लाख रुपए उधार ले रही है। अब आप इसके अंदर 6 लाख और जोड़ दीजिए तो आपका जो उधार है इस साल, भारत सरकार अपने जो बजट में वादे किए हैं, कोई काम नहीं रोकेगी, सारा काम वैसे का वैसा चलता रहेगा, तो आपको 6 लाख करोड़ रुपए और लेने पड़ेंगे बाजार से। इसका मतलब यह है कि जो इस बार उधार का बिल है वो 20 लाख करोड़ हो जाएगा। और 20 लाख करोड़ का मतलब क्या है? अगर आप इसके पूरे मुद्दे को ध्यान से देखें तो आपका जो इंटरेस्ट बर्डन है आने वाली सरकारों के लिए और बढ़ जाएगा। आज हम करीब 50% जितना टैक्स कलेक्शन करते हैं हिंदुस्तान में, वो हम ऑलरेडी ब्याज के रूप में दे देते हैं। जब आप और उधार लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका जो टैक्स का कलेक्शन है वो पूरा का पूरा आपका ब्याज में चला जाएगा। इसका मतलब यह है कि जितना आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो ब्याज में जा रहा है और फिर पेंशन और सैलरी में जा रहा है सरकारी अधिकारियों की, तो आपके पास डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 30-35% ही पैसा बचेगा। 30-35% से आपको पूरा देश चलाना है और देश की जरूरतें बढ़ रही हैं। विकसित भारत की हम बात कर रहे हैं, लोगों को सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, चुनाव में और नए नए वादे किए जाएंगे, पैसा कहां से आएगा? तो कुल मिला के देश में स्थिति गंभीर होती जाएगी। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए कि रुपया और गिरता है तो जो क्रूड है वो और एक्सपेंसिव होगा। जब क्रूड एक्सपेंसिव होगा तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जब इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो हमें और डॉलर चाहिए।
जब हमें और डॉलर खरीदने चाहिए पड़ेंगे तो हमारा रुपया और गिरेगा। जब रुपया और गिरेगा तो जो हम एलपीजी, क्रूड और फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं वो और महंगे हो जाएंगे। उनको सब्सिडी करने के लिए हमें और पैसा सब्सिडी में देना पड़ेगा। जब और पैसा सब्सिडी में देंगे तो जो हमारा टैक्स कलेक्शन है वो और ज्यादा जाएगा सब्सिडी के अंदर, ना कि डेवलपमेंट में और वेलफेयर में। सब्सिडी बढ़ेगी। और अगर हम और नोट छापते हैं, रुपए की सप्लाई बढ़ाते हैं तो महंगाई बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ती है तो जो आरबीआई इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करता है, तो जब महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दरें कम नहीं होंगी। और जब ब्याज दरें कम नहीं होंगी तो इसका मतलब ये है कि जो समाज के ऊपर इंटरेस्ट बर्डन है वो बढ़ेगा। जब समाज पे इंटरेस्ट बर्डन बढ़ता है तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो ग्रोथ नहीं होती है। ये एक खतरनाक साइकिल है। और जब ग्रोथ नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेंगे, और जब रोजगार नहीं मिलेंगे तो आपको और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स देनी पड़ेंगी, मतलब डेवलपमेंट का पैसा और सब्सिडी में जाएगा, और लॉलीपॉप बांटने पड़ेंगे, और चुनावी वादे करने पड़ेंगे। हम एक तरह से गर्त में जाते जाएंगे। और इस स्थिति को इकोनॉमी की भाषा में बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। एक तरफ इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो रही है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में स्थिति बहुत नाजुक हो जाती है, और खासकर भारत जैसे देश में जहां पे करीब 145 करोड़ लोग रहते हैं। अब इसका रास्ता क्या है? बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि साहब प्रॉब्लम्स तो आपने बता दी, डरा भी दिया, रास्ता क्या है? मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, जब तक आप एमएसएमई को मजबूत नहीं करेंगे ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। और एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट आगे बढ़ाने के लिए आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है करप्शन। क्योंकि एमएसएमई आज की तारीख में हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, सारी कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं, इसलिए इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको अगर हिंदुस्तान के कंज्यूमर को भी प्रोडक्ट देना है तो आप देखोगे जो सुपरमार्केट्स हैं उसमें चाइनीज प्रोडक्ट्स भरे पड़े हैं। नाम इंडियन है, ब्रांड इंडियन है, मार्केटेड बाय इंडियन है, लेकिन कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइनीज है। इसका मतलब यह है कि भारत का व्यापारी ये कहता है कि साहब मैं हिंदुस्तान में काम नहीं करूंगा, मैं बेचूंगा, चाइना से खरीदूंगा, क्योंकि मुझे आपके इंस्पेक्टर्स को नहीं झेलना है। आपके हर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर आते हैं, करप्शन करते हैं, तंग करते हैं। मेरे को ये सब नहीं करना है, बेहतर है मैं इंपोर्ट करूं, अपना लेबल लगाऊं, स्टिकर लगाऊं, माल बेचूं, मेरे को कमाने से मतलब है। भारत को रोजगार मिले ना मिले, भारत को टैक्स मिले ना मिले, भारत से एक्सपोर्ट हो ना हो, जब आपके इंस्पेक्टर्स और डिपार्टमेंट्स को देश की चिंता नहीं है तो आप व्यापारी वर्ग से क्यों करते? अगर आपके इंस्पेक्टर्स देशभक्त होते तो वो भारत की कंपनियों के साथ भ्रष्टाचार क्यों करते, उनको क्यों तंग करते? तो भारत सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों की देशभक्ति कहां चली जाती है जब वो भ्रष्टाचार करते हैं, और वो भी भारतीयों के साथ? तो क्या देशभक्ति की जिम्मेवारी सिर्फ व्यापारी वर्ग की? ये सोचना होगा। इसीलिए जब तक हम भारत के अंदर ईमानदारी से एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं लाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हमारी समस्या का समाधान होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, गिरता रुपया चढ़ता तेल, इसने बिगाड़ दिया मोदी जी का खेल। क्योंकि 2015 में मोदी जी ने कहा था हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आज 2026 में 11 साल बाद जब मेक इन इंडिया चालू हुआ था, स्थिति पहले से ज्यादा खराब है। हमारा इंपोर्ट पहले से ज्यादा है। इस बात को समझना होगा। अब इस स्थिति को कैसे बदला जाए, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा हम आपके साथ करते रहेंगे। आपको जो भी सही लगे, जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सुझाव दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। इस मुद्दे पे चर्चा भी जरूर करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।